हेलो, आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ट्वेल्थ का फिजिक्स तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपके पास ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न फिजिक्स। तो इन तीन टॉपिक्स में आपके सारे चैप्टर्स ट्वेल्थ के डिवाइडेड है। ऑप्टिक्स में आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, कैपेसिटर्स, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास दो चैप्टर्स आ जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। So electromagnetism is nothing but study of charge. Electromagnetism is basically study of charge. जब हमारे पास चार्ज रेस्ट में है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चैप्टर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 एंड कैपेसिटर्स। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चैप्टर्स है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। Basically study of charge. So electromagnetism is all about the study of charge. Optics, modern physics बाद में पढ़ेंगे। जब ये study of charge है तो हमें चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। That is, we must know the basic properties of charge. दो टाइप के चार्ज होते हैं हमारे पास, एक प्लस और एक माइनस। जब सेम चार्जेस हों, जब सेम नेचर के चार्जेस हो तो हमारे पास रिपल्सन होगा, और जब अपोजिट नेचर के चार्जेस हो तो हमारे पास अट्रैक्शन होगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। ये है हमारे पास कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, अगर चार्ज के स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए तो दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस ई, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू क्या हो जाता है? प्लस माइनस 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। हालांकि आज के डेट में हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ गए हैं जिनका स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, दैट इज प्लस क्वार्क्स उसे कहा जाता है, दैट इज प्लस माइनस 2e/3 एंड प्लस माइनस e/3। हालांकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, this is not a part of our syllabus, but recently it has been discovered that a smallest unit of charge can be plus minus 2e/3 and plus minus e/3. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। स्टडी ऑफ चार्ज अगर ये है तो हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास बेसिकली दो टाइप के चार्ज होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर सेम चार्जेस है तो रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा। ऐसा यूनिट हमारे पास चार्ज का कूलम होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज रहेगा प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस ई, एंड ई की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1.6 माइनस 19 कूलम। Mass of electron that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ये भी हमें ध्यान में रखना है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। So these all recites another properties of charge। चार्ज एक कैसी क्वांटिटी? चार्ज हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। So charge is scalar quantity, mass of electron, mass of proton and mass of neutron। अगर हमारे पास कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है,
अगर हमारे पास कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल बॉडी इज इक्वल। किसी भी न्यूट्रल बॉडी से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें या दो इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालें, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा +1e या +2e या +3e। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी चार्जेस है वो इंटीजर मल्टीपल में लाई कर रहा है। अगर इस न्यूट्रल बॉडी को 5 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -5e। दैट इज चार्ज रिसाइडिंग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास +-e है। तो या तो हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या तीन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कभी भी 0.5 इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल बॉडी से निकाला नहीं जा सकता, या 2.5 इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल बॉडी से निकाला नहीं जा सकता है। इट मींस कि चार्ज जो होगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। दैट इज चार्ज, दैट इज Q इज द चार्ज विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ +-n into e, where n is any natural number। क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी प्लस माइनस कंसीडर कर लिया है, तो n को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। अगर इसे प्लस माइनस कंसीडर ना किया जाए, then we will say n belongs to integer। The next property of charge is always quantized। Charge is always quantized। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। द नेक्स्ट वन यहीं पे लिख लेते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास होना कंपलसरी है। दैट इज इफ ए बॉडी इज हैविंग चार्ज इट मस्ट हैव मास। इफ ए बॉडी इज हैविंग चार्ज then that body will must have mass। That body will must have mass। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उस बॉडी के पास मास होगा ही। बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बट द वाइस वर्सा कि अगर किसी बॉडी का मास है उसके पास चार्ज हो, ये ट्रू नहीं है। दैट बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। Vice versa is not true। So this is also the property of charge। क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पता होने चाहिए। जिसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर बॉडी के पास मास है तो उसके पास चार्ज होगा। अगर बॉडी के पास मास नहीं है तो उसके पास चार्ज नहीं होगा। दैट इज अगर हमारे ऐसा कहा जाए कि बॉडी के पास चार्ज है, इसका मतलब ये कंपलसरी है कि उसके पास मास है। While the vice versa is not true। That is अगर बॉडी के पास सिर्फ मास है तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसके पास चार्ज होगा ही। The next point, that is m is equals to m naught under root of 1 minus v square by c square। जो मास होता है, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, v is the velocity of that object, c is the speed of light, m naught is the rest mass। m naught is the rest mass। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, अगर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके मास में चेंजिंग आएगा। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है तो मास में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। स्पीड के बढ़ने के साथ अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, दैट इज v is approx equals to c। v is the velocity of body, c is the speed of light। if velocity of body is approximately equals to speed of light, in that case mass will change but charge will remain unchanged। कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज मान लो q चार्ज है और उस बॉडी की स्पीड v है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, इस केस में हमारे पास उस बॉडी का मास तो चेंज करेगा पर चार्ज विल रिमेन अनचेंज्ड। सो with the increase in speed mass will change but charge remains unchanged। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जाना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। अगर ये स्टडी ऑफ चार्ज है तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पता होनी चाहिए। तो वी कम टू नो अबाउट there are two types of charges, positive and negative. If same like charges are there, then there will be repulsion. If opposite charges are there, then there will be attraction. Apart from that, SI unit of charge is coulomb. Charge is scalar quantity, smallest unit of charge that exists in nature, and that exists in nature is plus minus e. It is rather a fact that quarks had also been discovered, and its smallest unit is plus minus 2e by 3 and plus minus e by 3. But that is not in our syllabus. Quarks are not in our syllabus. We will consider smallest unit of charge equals to plus minus e. Then we come to know about that mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Charge on the electron, that is plus minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Mass of proton and mass is approximately equals to mass of neutron is equals to 1.67 into 10 to the minus 27 kg. उसके बाद हमने जाना कि अगर किसी भी बॉडी के पास अगर चार्ज है तो कंपल्सरी है कि उसके पास मास होगा ही. While the vice versa is not true, that is if a body is having mass, it is not necessary that the body must have charge. And the last term, m is equals to m naught under root of 1 minus v square by c square. When there is a given charge on a body, it is moving with a speed v, and that v is comparable to the speed of light. In that case, we can say that mass can change with increase in velocity while charge remain unchanged. So that is also one of the property of charge. Now we will divide chapters that we are going to study on different status of charges or different nature of charges. बेसिकली हम अब उन चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जो चार्ज के अलग अलग सिचुएशन पे बेस्ड होगा. जैसे अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट में है, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर चार्ज हमारे पास रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. EF मींस इलेक्ट्रिक फील्ड. और चार्ज एट रेस्ट, द चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 एंड कैपेसिटर्स. अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, सारे चैप्टर्स जेई मेंस और एडवांस लेवल तक जाएंगे. जेई मेंस एंड एडवांस लेवल तक. चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, पहला होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, the second one magnetism, and the third one electromagnetic induction, and the fourth one alternating current. अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, चार्ज इज एक्सेलरेटेड, इस केस में जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो. इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट होगा. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये जेईई मेंस के सिलेबस में है. दिस इज जेईई मेंस. जेईई एडवांस में ये है. नाउ हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 बेसिकली ज्यादातर मैकेनिक्स का एक एक्सटेंशन कह दो. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 ज्यादा प्रॉपर्टीज बेस्ड है, ज्यादा
कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बेसिकली ज़्यादातर मैकेनिक्स का एक्सटेंशन है, उसी तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए तो पहला ही हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, तो अगर हमारे पास दो चार्जेस है, मान लो अगर हमारे हाथ में दो चार्जेस हैं, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, अगर छोड़ा जाए, अगर Q2 को छोड़ा जाए और Q1 को रखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है Q2 आगे की तरफ मूव करेगा। अगर Q2 को पकड़ के रखा जाए, Q1 को छोड़ा जाए तो Q1 अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। दैट इज कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 मास m और Q2 मास m, तो जब Q1 को फिक्स किया जाए, Q2 को छोड़ा जाए, तो Q2 पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा F(21) और Q1 पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा F(12). फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सो इस तरह से अगर Q1 Q2 अपोजिट नेचर का चार्ज है, अगर Q1 Q2 अपोजिट नेचर का चार्ज है, ऐसे केस में हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होगा, दैट इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 एंड फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। हम चाहें तो यहाँ पे मॉडुलस में लगा सकते हैं कि हमने ऑलरेडी डायरेक्शन कंसीडर कर दिया है। सो ऑलरेडी डायरेक्शन हैड बीन कंसीडर्ड, सो वी कैन हैव मॉडुलस एज वेल। ठीक है, तो दो अपोजिट चार्जेस, टू डिफरेंट चार्जेस, सो Q1 Q2 और टू डिफरेंट चार्जेस पे लगने वाला फोर्स, सो F21 and F12 equal in magnitude, that is force on 2 because of 1 and force on 1 because of 2, both are equal. Two different charges, forces acting in opposite direction, equal in magnitude, thus these forces are acceleration pair. कहने का मतलब कि हमारे पास जो Q1 Q2 पे लगने वाला फोर्स है, तो बेसिकली दो अलग अलग चार्जेस पे, टू डिफरेंट चार्जेस पे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड में लगने वाला फोर्स है। सो these are two different charges, opposite direction equal magnitude. These electrostatic forces are acting over these two different charges. इसका मतलब ये हुआ that is F12 and F21 are acceleration pair, that अगर ये तीन कंडीशन satisfied है, so we can say that is F12 F21 are action reaction pair। क्या इन तीन कंडीशन से ये कह पाना कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आर एक्शन रिएक्शन पेयर? देखते हैं। हालांकि F21 एंड F12 आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, चार्जेस पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। जैसे कहा गया हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस पे लगने वाला इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स, दो डिफरेंट चार्जेस पे लगने वाला इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे फोर्सेस को कहा जाएगा एक्सेलरेशन पेयर। तो यहां भी देखा जाए तो Q2 पे F21 लग रहा है, Q1 पे F12 लग रहा है, दोनों आपस में बराबर है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो F12 एंड F21 को एक्सेलरेशन पेयर होना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे ऐसा है नहीं। इसका मतलब इसमें एक पॉइंट और ऐड होगा, that is forces must act along the line joining charges. Forces must act along the line joining charges, along the line joining charges. Forces must act along the line joining charges. तो अगर हमारे पास along the line joining charges forces act हो रहे हैं, along the line joining charges, along the
लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस अगर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, then these forces are called as central forces. Then these forces are called as central forces. Along the line joining charges, thus यहाँ के बाद thus these forces are called central forces, central forces, and thus they are called, and so they are called action reaction pairs. So they are called action reaction pairs. So for action reaction pair to exist, forces must act along two different charges, opposite direction, equal magnitude. Forces must along line joining charges, so they are called action reaction pair. अगर forces along the line joining act नहीं हो रहे, then those forces are not action reaction pair. प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F12 एंड F21, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के। कहने का मतलब अगर दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डबल हो जाता है तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 1/4 से घट जाएगा। दैट इज इफ डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q2 gets 2 times, then the magnitude of electrostatic force acting between them will be 1/4. अब जब इन्हें क्लब किया गया तो हमारे पास F, let F ही लिखा जाए इसे, that comes out to be K Q1 Q2 by R square। K की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड K is also equals to 1 by 4 pi epsilon naught। epsilon naught की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर। हालांकि दिस आर, ये क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब कूलम्ब्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज भी है हमारे पास, जैसे अभी तक हमने देख लिया कूलम्ब्स लॉ में जो ये फोर्सेस एक्ट होंगे एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सो एक और प्रॉपर्टी आ गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, पहला हो गया Fx i कैप, Fy j कैप एंड Fz k कैप। इस तरह के फॉर्म के फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल में एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दैट इज वर्क डन जो का पाथ पे डिपेंड नहीं होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी और है कूलम्ब्स लॉ में। अब स्टैंडर्ड कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस, और स्नेल लॉ इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब इस तरह कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन देखेंगे बाद में देखेंगे। एक और प्रॉपर्टी ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि अगर हमारे पास एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास एक Q2 चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास एक Q3 चार्ज है, सो दिस आर थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। Q2 के कारण लगने वाला फोर्स इसके ऊपर F12 है, एंड Q3 के कारण लगने वाला फोर्स इसके ऊपर F13 है, फॉर एग्जाम्पल। तो अगला प्रॉपर्टी कूलम्ब्स लॉ में ये कहता है कि जो F12 फोर्स है, दैट इज फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। कहने का मतलब Q3 के कारण जो भी Q1 के ऊपर फोर्स लगेगा उसका Q2 के कारण Q1 पे लगने वाले फोर्स से कोई मतलब नहीं है। That is F12 is independent of F13. That is F12 is independent of presence and absence of Q3 charge. F12 is independent of F, ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, F12 is independent of, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना कि Q1 Q2 R स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ होता है, ये काफी insignificant है। Apart from that, we must remember the properties residing behind Coulomb's law. That is F12 is independent of presence or absence of presence or absence of any third charges. Presence or absence of any third charges. ठीक है, आगे जानेंगे कि हमारे पास जो कूलम्ब्स लॉ में जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बेसिकली नेट फोर्स है, नेट फोर्स। सो वी विल कम टू नो अबाउट इट लेटर। दैट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्ब्स लॉ, दैट इज कूलम्ब्स लॉ इज अ नेट फोर्स। हमारे पास एयर मीडियम है, दैट इज द रीजन वी सिंपली से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब मीडियम कुछ और होगा and then we will come to learn about it. So Coulomb's law is a net force, लिख लेते हैं, Coulomb's law is a net force. Coulomb's force is a net force, net force. पहला क्वेश्चन हमारे पास अब ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 कूलम 2 kg का 2 kg मास का 2 कूलम चार्ज है, हमारे पास यहाँ पे 4 कूलम 4 kg चार्ज का मास, कुछ दूर के बाद यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस से रिलीज किया गया, फ्रिक्शनलेस से रिलीज किया गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा गया, फ्रिक्शनलेस सिचुएशन से रिलीज किया गया है इस पूरे सिस्टम को। तो ऑब्वियस सी बात है 2 कूलम के कारण 4 कूलम पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, 4 कूलम के कारण 2 कूलम पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दैट इज अगर इस पे लगने वाला फोर्स इसे कहा जाए F12, तो ये हो जाएगा हमारे पास F21। ठीक है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ 2 कूलम चार्ज व्हेन 4 कूलम चार्ज इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ 2 कूलम चार्ज क्या होगा व्हेन वेलोसिटी ऑफ 4 कूलम चार्ज इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ध्यान से देखा जाए इस सिस्टम को फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह से यहाँ पे 2 चार्जेस इस तरीके से रखे गए। तो अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम पे एफ नेट सिस्टम की बात करें हम यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 0। इस सिस्टम के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो तो 0 हो गया, क्योंकि F12 गेट्स कैंसल आउट, इंटरनल फोर्सेस हो गए। तो हमारे पास एक्सेलरेशन सिस्टम का वो 0 हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन सेंटर का सिस्टम का 0 होगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसका, सिस्टम का, वो कांस्टेंट हो जाएगा, या यूं कहा जाए मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, दैट इज linear moment of conserve, that is
अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करें तो वी कैन से इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या है, दैट इज 4 इंटू 2 प्लस प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो गया 4 इंटू 0, इनिशियल तो 0 है ना, सब कुछ 0 कर दो। फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम हो गया हमारे पास 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस वी, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट ही होगा, v जो होगा इसका इधर ही आएगा। So if we solve it, then we will get v equals to 4 meter per second. That is velocity of 2 coulomb charge is 4 meter per second. ये एक एनालिसिस है, मैकेनिकल एनालिसिस। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। दूसरा सवाल जो जेईई मेन से पूछा गया है कि अगर हमारे पास दो स्मॉल चार्जेस हैं, हमारे पास Q1 एंड Q2 चार्जेस एट 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर अपार्ट, if we have Q1 and Q2 charges 1 meter apart, find out the minimum force between them. Find out minimum force. हमें minimum force चाहिए। तो कैसे किया जाए, हमें तो सिंपल ये पता है कि F की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर, और Q1 और Q2 की मिनिमम वैल्यू अगर हमें पता हो, इसका मतलब फोर्स मिनिमम होगा। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो Q1 की वैल्यू भी E होनी चाहिए और Q2 की वैल्यू भी E होनी चाहिए, दैट इज K E स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये सब। अगर हमारे पास यहाँ पे Q चार्जेस है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस A, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस A, तो हमें बताना है इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा। अगर हम कहें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, सो अगर तीनों आइडेंटिकल चार्जेस है इक्वी डिस्टेंस पे, देन डेफिनेटली यहाँ पे लगने वाला फोर्स F और अलोंग द लाइन यहाँ पे लगने वाला फोर्स भी F ही होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री एंगल होगा। एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग एट से पॉइंट A, सो F नेट एट A हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2, दैट इज रूट 3F, और F की वैल्यू है क्या, दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, या KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, सो रूट 3 टाइम्स KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फोर्स हो जैसे mg, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई भी फोर्स fxi कैप fy कैप fz कैप के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई भी फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल हो, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब अगला सवाल, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक घड़ी है, यहाँ पे आपके पास 12 कूलम है, यहाँ पे आपके पास 6 कूलम है, यहाँ पे आपके पास 9 कूलम है, आपके पास यहाँ पे 3 कूलम है। आपको सेंटर पे बताना है क्या होगा इसका वैल्यू। ये तो हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया आपके पास 7, ये हो गया आपके पास 8, ये हो गया 7, ये हो गया आपके पास 8, और ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया 10, और ये हो गया आपके पास 11। ठीक है, इस तरीके से दैट इज ये हो गया 1 कूलम, ये 2 कूलम, ये 3 कूलम, ये 4 कूलम, ये 7 कूलम, ये 8 कूलम, ये 10 कूलम, ये 11 कूलम, और ये डिस्टेंस आपके पास दिया गया है 1 मीटर। एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट नेट फोर्स एट O, F नेट एट O, ये आपको बताना है। अगर ध्यान से देखें, इस 1 कूलम और इस 7 कूलम के कारण अगर इसका डिस्टेंस 1 मीटर है, तो हमारे पास इधर लगने वाला फोर्स हो जाएगा K इंटू 1, अगर यहाँ पे भी 1 कूलम चार्ज है तो K इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर,
अगर सेंटर पे 1 कूलम चार्ज है तो k इंटू 1/1 स्क्वायर, और इधर लगने वाला फोर्स हो जाएगा k इंटू 7/1 स्क्वायर। अगर 1 के डायरेक्शन की बात की जाए, अगर 1 के डायरेक्शन की बात की जाए, अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये जो F फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज k इंटू 6/1 स्क्वायर, ठीक है। द सेम गोज हेयर कि यहाँ पे भी हमारे पास जो F फोर्स एक्ट होगा दैट इज k इंटू 6/2 स्क्वायर। यहाँ पे लगने वाला फोर्स F k इंटू 6/3 स्क्वायर। 9 और 3 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 हो गया। और ये हो जाएगा आपके पास k इंटू, अगेन यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4, k इंटू 6/, टू स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर ही होगा, यहाँ भी 1 स्क्वायर होगा, यहाँ भी 1 स्क्वायर होगा, दैट इज k इंटू 6/1 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो नीचे की तरफ आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 12 है और 6 है, तो रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे पॉइंट ओ पे हमें फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट जो होगा दैट इज, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है पॉइंट पे, दैट इज F फोर्स इधर, 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 और एक F फोर्स यहाँ देखिए, ये 5 यहाँ पे था, यहाँ पे 11, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, तो इस तरीके से। अब अगर हमें नेट फोर्स निकालना है O पे, नेट फोर्स एट O अगर हमें कैलकुलेट करना है, देन वी कैन हैव, हमारे पास इसका, अगर इस F का Y कंपोनेंट देखें और इस F का Y कंपोनेंट देखें, कैंसिल आउट, इस F का Y, इस F का Y कैंसिल आउट, तो हमारे पास इन दोनों F या इन चारों F का सिर्फ और सिर्फ X बचेगा, Y में सिर्फ ये वाला फोर्स आएगा, दैट इज अगर हम F प्लस 2F, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 2F cos 30 डिग्री प्लस 2F cos 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60, और ये भी हो जाएगा हमारे पास 60। ये हो गया I क्या, माइनस ऑफ F J क्या, दैट इज F प्लस रूट 3/2, रूट 3/2 कट गया, रूट 3F प्लस 1/2, 1/2 कैंसिल आउट F, ठीक है, I क्या माइनस F J क्या। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग, और F की वैल्यू क्या है, k6/1 स्क्वायर, एंड F इज नथिंग बट k इंटू, किसी को दे दो, k इंटू 6/1 का स्क्वायर। सो अगर हम नेट फोर्स लिखना चाहें O पे, तो हो जाएगा हमारे पास F को कॉमन ले लो, F को कॉमन ले लिए, तो हमारे पास k इंटू 6/1 स्क्वायर, 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 I कैप माइनस J कैप, माइनस J कैप। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। थोड़ा ठीक क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, तीसरा चौथा, हमारे पास यहाँ पे 1 कूलम है, यहाँ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये हमारे पास 2 कूलम है, यहाँ पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास ये 8 कूलम है, ये हमारे पास 3 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास ये 27 कूलम है, और सिमिलरली यहाँ से 10 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास 1000 कूलम है। And we are supposed to calculate force acting at 1 coulomb, force at 1 coulomb, यहाँ पे 1 coulomb कर दो, हाँ यहाँ 1 coulomb कर दो, ठीक है।
फोर्स एट 1 कूलम एट सेंटर एट ओ या ओ पॉइंट पे एट ओ। हमें फोर्स निकालना है, तो दैट इज अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो पहला लिखेंगे k इंटू वन अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 इंटू 8 दैट इज 2q अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 इंटू इसका लिखे तो इंटू 10 का क्यूब अपॉन 10 का स्क्वायर, यही फोर्स होगा। दैट इज अगर हम यहाँ से इसको यहाँ लिखना चाहें देन F इज इक्वल्स टू ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, F इज इक्वल्स टू K इंटू 1, इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं इस तरह से, K इंटू 1 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 10 तक, सो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो K इंटू 1 n हो गया 10 इंटू 11 बाई 2, ये हो गया 5, दैट इज 55K। 55K इज द फोर्स एक्टिंग एट 0.1 कूलम। ठीक है, सो ये इस तरह का क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल उसी तरह का है। यहाँ पे हमारे पास है 1 कूलम, यहाँ पे है -2 कूलम, ये यहाँ पे गया था 1 कूलम, यहाँ पे -2 कूलम, ये हो गया 2 मीटर पे, ये हो गया 3 कूलम, चला गया 3 मीटर पे, और ये 4 कूलम -4 कूलम चला गया हमारे पास 4 मीटर पे, और ये हो गया हमारे पास 1 मीटर पे। एंड कैलकुलेट फोर्स एट 1C, फोर्स एट 1 कूलम एट O। अब करना चाहिए कैलकुलेशन। सो फोर्स एट 1 कूलम, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दैट इज K इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस K इंटू -2 इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस K इंटू 3 इंटू 1 upon 3 square, so it will go on to infinite, it will go on to infinite। तो ये हो गया आपके पास k इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास ये ना तो AP है ना GP है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ln 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 से चलता जाता है। अगर x की वैल्यू 1 पुट की जाए तो 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। सो आई कैन राइट फोर्स दैट इज ln 1 ln 2, तो k ln, ये आंसर हो गया k ln। अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस पे एक Q1 चार्ज को फिक्स किया गया है, Q1 चार्ज जो है फिक्स किया गया है, और Q2 चार्ज को छोड़ दिया गया है। ये Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो रिलीज। नाउ ये जो डिस्टेंस है हमारे पास R1 है, और जब फाइनली जब इस सिस्टम को रिलीज किया गया तो हमारे पास Q2 चार्ज जो है वो चला गया R2 पे, एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट velocity at R2।
ठीक है। अब इस सवाल में देखा जाए, अगर फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग पे रखा गया है तो ऑब्वियसली बात है कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, और ये Q1 चार्ज है, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 भाई किसी भी x डिस्टेंस की बात की जाए, किसी भी x डिस्टेंस की बात की जाए, तो यहाँ पे Q2 के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा, Q2 के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। तो हमें साफ साफ दिख रहा है अगर x चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, और हमें वेलोसिटी चाहिए, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन तो हुआ नहीं। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन नहीं है तो हमें क्या करना होगा, एक्सेलरेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में v dv by dx या dv by dt के फॉर्म में रखना होगा। दैट इज अगर हम किसी x पे फोर्स लिखें Q2 के ऊपर, दैट इज K Q1 Q2 by x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन m इनटू x स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन हर x के साथ बदल रहा है, एक्सेलरेशन हर x के साथ बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ दैट इज v dv इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 by m dx by x स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इनिशियली सिस्टम को रिड्यूस किया गया है तो हमारे पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगा Q2 का। इनिशियली जब सिस्टम को रिड्यूस किया गया तो वेलोसिटी जीरो होगा, फाइनली वेलोसिटी v कहते हैं यहाँ पे vr2 या vr2 लिखें, और इनिशियली x की वैल्यू क्या है r1, और फाइनली पहुंचा कहाँ पे r2। ये हो जाएगा -1/x, दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2। अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो हम लिखेंगे vr2 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 2 है, ये v स्क्वायर बाई 2 दैट इज vr2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो 2 चला गया इधर, 2 टाइम्स Q1 Q2 बाई m, और ये हो गया हमारे पास 1/r1 माइनस 1/r2, हाँ 1/r1 माइनस 1/r2। हालांकि इसे एक और आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हमें इंटीग्रेशन का कोई इंटीग्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमेशा इंटीग्रेशन से बचाता है। दैट अगर इस सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिख लो, तो हमारे पास इंटीग्रेशन का काम नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो अगर हमें vr2 चाहिए, then we will simply write under root of 2 k1 q2 by m 1/r1 minus 1/r2. So that is one of the good question. अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं नीट एग्जाम्स में खास तौर से, कि अगर हमारे पास एक ये ब्लॉक है जिसके ऊपर चार्ज q है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, और यहाँ पे भी चार्ज हमारे पास q है, एंड दिस सरफेस इज रफ, दिस सरफेस इज रफ, तभी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है। सो फाइंड मिनिमम डिस्टेंस d, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस d so that find d so that the block stays in rest, the block stays in rest, stays in rest कहते हैं इक्विलिब्रियम पे कहते हैं। ऑब्वियस सी बात, अगर q चार्ज, इसका भी q चार्ज है, हालांकि एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है तो ज्यादा सोचना नहीं है इसके ऊपर, ये नहीं कि इसमें इंटीग्रेशन वगैरह लगा दें, एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ही है जिसका मास m है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास k q स्क्वायर, तो जो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स होगा यहाँ पे, दैट इज k q स्क्वायर बाई d स्क्वायर विल बी म्यू n के साथ, जो है म्यू n के साथ ये बैलेंस होगा, दैट इज k q स्क्वायर बाई, अगर मान लो ये बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट होता कुछ इस साइज का, तब तो फिर कुछ इंटीग्रेशन से हमें सोचना होता है, इंटीग्रेशन का यूज करके x डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालते हैं और फिर बैलेंस करते हैं, लेकिन ये m मास के पॉइंट साइज का ही है। k q square by d square is equals to mu mg, so d comes out to be k q square by mu mg का अंडर रूट, दैट इज q अंडर रूट k अपॉन mu mg। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे केस में फोर्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, मान लो यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें याद रखना है इस बात को, जैसे कि सेंटर ऑफ मास में याद रखा था कि हमारे पास एक होगा लैम्डा कूलम पर मीटर, एक होगा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, एक हो जाएगा रो कूलम पर मीटर क्यूब। अगर एक लाइन में, अगर एक स्ट्रेट लाइन में 1D में हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा का यूज करेंगे। अगर हमारे पास एक सरफेस एरिया, एक पूरे के पूरे सरफेस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास एक पूरे के पूरे वॉल्यूम में, एक पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग रो का यूज करेंगे। ठीक है, एक लाइन के लिए लैम्डा, एक एरिया के लिए सिग्मा, और एक वॉल्यूम के लिए रो कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट फोर्स एट, इसका लेंथ क्या दिया जाए, इसका लेंथ हो गया हमारे पास L, और हमें बताना है कि इसका लैम्डा कूलम पर मीटर। हमें बताना है कि फोर्स क्या एक्ट होगा इस पॉइंट P पे 1 कूलम डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस है हमारे पास से A हमारे पास डिस्टेंस। चलिए, अब अगर हम देखें इस पॉइंट को, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है। बेसिकली अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास KQ1 Q2/x², यही किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण तो यही हमारे पास फोर्स एक्ट होता है। लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट का चार्ज, ये जो x होगा इस यहाँ से, फिर यहाँ पे जो अगर कोई पॉइंट है उसका जो x होगा 1 कूलम से, फिर यहाँ जो कोई पॉइंट है उसका जो x होगा 1 कूलम से, सब अलग अलग है। तो हमें हर पॉइंट का, इस पॉइंट के कारण यहाँ पे क्या फोर्स होगा, या इसके कारण यहाँ पे क्या फोर्स होगा, इसके कारण यहाँ पे क्या फोर्स होगा, हर पॉइंट के कारण 1 कूलम पे क्या फोर्स होगा उसे निकाल के जोड़ना होगा, जो कि काफी डिफिकल्ट मेथड है। तो हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे ये हमारे पास एक dx का एलिमेंट है, और dx बहुत ही छोटा है, समझो dx लगभग 0.00000001 के ऑर्डर का है। जब dx बहुत छोटा है तो इसका मतलब इस पॉइंट के कारण यहाँ पे लगने वाला फोर्स, भाई x को देखो ध्यान से, इस पॉइंट के कारण यहाँ पे लगने वाला फोर्स और इस पॉइंट के कारण यहाँ पे लगने वाला फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होगा या ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। हालांकि इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस dx बहुत ही छोटा है। तो इस पॉइंट के कारण यहाँ पे लगने वाला फोर्स और इस पॉइंट के कारण इस 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होगा। दैट इज वी कैन राइट दैट इज, अगर हम इस dx को बाहर निकाल के देखें, अगर हम इससे ऐसा लिखना चाहें कि इस dx के कारण, इस dx लैम्डा कूलम पर मीटर है, अगर 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज है तो dx में कितना हो जाएगा हमारे पास, dq जो होगा दैट इज लैम्डा dx। और ये है कहाँ पे, ये यहाँ से लगभग h डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हमारे पास 1 कूलम है। नाउ अगर हम df लिखना चाहें, dx का दैट इज k dq into 1 upon x², that is k lambda dx upon x², ये हो जाएगा हमारे पास df। और ये dx, ये तो हो गया। अब इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि अब हम जोड़ना शुरू करेंगे, दैट इज x इक्वल्स टू यहाँ से लेके x इक्वल्स टू यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में जितने सारे पॉइंट्स हैं, जितने सारे चार्जेस, जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर चार्जेस, जितने सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स के कारण यहाँ पे लगने वाला फोर्स जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब होता है एडिशन का सिंबल, दैट इज x की वैल्यू हो गई हमारे पास a, एंड यहाँ पे फोर्स हो गया हमारे पास, और x चला गया हमारे पास कहाँ तक, a प्लस l तक। सो वी कैन हैव जो f फोर्स होगा दैट इज k लैम्डा माइनस 1/x, मतलब 1/a माइनस 1/a प्लस l, 1/a माइनस 1/a प्लस l, दैट इज k lambda l upon a into a plus l। तो ये नेट फोर्स एक्ट होगा इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ये क्या हो गया हमारे पास,
कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला, इस 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स हमें निकालना क्या था, फोर्स ऑन 1 कूलम। थैंक यू।